Okay, good evening, everyone. Good evening, Simran. Am I audible, Simran? Okay, let's wait for 2 or 3 minutes. Let's everyone join, or we will start the session then. Good evening, Akash. Welcome to the class. Am I audible, Akash? Can you please let me know? Am I audible? Please let me know if I'm audible. Then I will start the session. Okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टैबलेट, कैप्सूल्स, एरोसोल्स और स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के पास में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं उस पोर्शन से, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, और प्लस एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स. आई होप आई एम ऑडिबल. प्लीज लेट मी नो. Thank you, Simran, for confirmation. Okay, let's begin with the session. Okay. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द टेस्ट. विच टेस्ट हम बोल सकते हैं इसको, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एरोसोल फॉर्मुलेशन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ एन ओपन फ्लेम. ठीक है, ये क्वेश्चन है. द टेस्ट इज विच टेस्ट इज परफॉर्म टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एरोसोल्स फॉर्मुलेशन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ एन ओपन फ्लेम. क्या उस टेस्ट को हम फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट बोलते हैं, क्या उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, या फिर स्पेशल एक्चुएटर बोलते हैं, या फिर स्प्रे एक्चुएटर बोलते हैं. एरोसोल्स के सेक्शन से ये क्वेश्चन है. ठीक है, लेट मी रेज द पोल और यू कैन आंसर देयर. Okay, now you can answer. Okay, Simran is saying the film extension is that test which is performed to study the aerosol formulation on the extension of an open flame. आकाश मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि नहीं, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्या है इस टेस्ट में, क्या करते हैं एक्चुअली. एरोसोल्स को जो इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं उसमें दो टेस्ट होते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है. एक होता है फ्लैश पॉइंट के ऊपर भी हमारा एक क्वेश्चन है, वो भी हम पूछेंगे. फ्लेम एक्सटेंशन में क्या होता है कि हम अपना जो एरोसोल होता है, लेट अस सपोज ये एरोसोल है. ठीक है, इसके आगे से 6 इंच आगे, 6 इंच आगे एक कैंडल लगाते हैं. ठीक है, ये कैंडल एक तरीके से मान लीजिए ग्लो कर रही है कैंडल, और इसको यहां से जो हमारा स्प्रे होता है इसको हम ऑन करते हैं, और ये कितना आगे तक जा रहा है, कितना आगे तक ये जा रहा है, उस बेसिस पे हम उसकी फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी चेक करते हैं. फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी चेक करते हैं. अगर वो कम डिस्टेंस पे है तो नॉन फ्लेमेबल है,
उसके बाद आगे कंबस्टेबल है, उसके लास्ट में जाएगा तो फ्लेमेबल है, ठीक है। उस बेसिस पर हम चेक करते हैं, उस टेस्ट को हम बोलते हैं फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट, फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट, ठीक है। फ्रेश पॉइंट जो होता है टैग ओपन कप एपरेटस के अंदर हम करते हैं। अभी इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपको समझाऊंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। 0.15% SO2 is added in capsule to coloring agent या फिर टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, टू रिड्यूस बाइटुमेन या ऑल ऑफ द। बाइटुमेन जो होता है उसको कोल टार जो होता है उसको बोलते हैं कोल टार, बाइटुमेन होता है कोल टार, ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को कैप्सूल के अंदर ऐड करते हैं 0.15%? आप आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड जो कैप्सूल के अंदर ऐड करते हैं उसको हम करते हैं टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। जब मैं ये यूनिट के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने स्लाइड में इसको हाईलाइट करके दिखाया था कि 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीटमेंट दिया जाता है जिलेटिन को ताकि उसका डिकम्पोजिशन प्रिवेंट कर सके। तो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को किस लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कैप्सूल की कैटेगरी का, कैप्सूल का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग क्यों यूज करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन आया कैप्सूल से, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एसजीसी जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, which involves filling of powders and granules in soft gelatin capsule is EcoGel, EcoFill, RotoFill, RotoSort। बताइए। ओके, परफेक्ट सिमरन। देखिए क्या है इसमें कि जो हमारा एकोजेल होता है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स और पाउडर दोनों को फिल करने के काम आता है, ठीक है। जो हमारा एकोफिल होता है वो एग्जैक्ट पाउडर डोज फिल करता है, लेकिन किसमें? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है एकोजेल, ठीक है। देन क्या है? रोटोफिल, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें से। रोटोफिल जो है वो मशीन जो होती है वो पैलेट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में फिल करने के काम आती है। क्या करने के लिए? पैलेट्स फिल करने के लिए, पैलेट्स फिल करने के लिए। एकोफिल क्या करती है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर एग्जैक्ट डोज जो होती है पाउडर की वो फिल करने के काम आती है। देन आता है रोटोसॉर्ट, रोटोसॉर्ट क्या होती है? सॉर्टिंग मशीन होती है। रोटोवे वेइंग मशीन होती है। और यूरेका की जो होती है डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है। तो ये एक एक मशीन को याद रखिएगा, कैप्सूल से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, तो इनको याद रखिएगा कि एकोजेल जो है वो क्या करेगा? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर पाउडर और ग्रेन्यूल्स को फिल करेगा। ये जो हमारा एक्कोफिल जो होता है ये क्या करता है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर एग्जैक्ट डोज ऑफ पाउडर जो है उसको फिल करता है। रोटोफिल क्या करता है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर पैलेट्स को फिल करता है। रोटोसॉर्ट नाम से पता चल रहा है सॉर्टिंग मशीन होती है। रोटोवे जो होता है वो वेइंग मशीन होती है। यूरेका जो है ये और इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा सकते हैं आप लोग। यूरेका की जो है डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूड्राजिड आरएल और आरएस जो होते हैं क्या वो पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं और क्या वो यूज किए जाते हैं डिलेड रिलीज के लिए? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है? ओके, परफेक्ट। देखिए यूड्राजिड जो है वो एक एक्राइलेटेड पॉलीमर होता है, पहली चीज याद रखिएगा। यूड्राजिड जो है वो एक एक्राइलेटेड पॉलीमर है, एक्राइलेटेड पॉलीमर ना। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? अलग अलग इसके
एक होता है यूट्राजिड ई, एक होता है यूट्राजिड एल एंड एस, ठीक है, एक होता है यूट्राजिड आर एल और एक होता है यूट्राजिड आर एस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप होते हैं यूट्राजिड की, जो कि एक्रिलेट पॉलीमर होता है। यूट्राजिड ई जो होता है वो एक कैटायनिक पॉलीमर होता है जो कि नॉन एंटेरिक कोटिंग में काम आता है, नॉन एंटेरिक कोटिंग के अंदर काम आता है, और ये एक कैटायनिक पॉलीमर होता है, ठीक है, पीएच डिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर ही क्या करता है, रिलीज करवा देता है, तो इसको भी पीएच 5 तक टॉलरेट कर पाता है, उससे ऊपर टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। देन यूट्राजिड एल एंड एस जो है, यूट्राजिड एल और एस जो है, ये हमारे एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर होते हैं, एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर होते हैं। और जो हमारे यूट्राजिड आर एल और आर एस होते हैं, ये हमारे पीएच इंडिपेंडेंट पॉलीमर होते हैं, नॉन आयनिक पॉलीमर होते हैं, और ये यूज किए जाते हैं हमारे डिलेड रिलीज के लिए, नॉन आयनिक पीएच इंडिपेंडेंट एंड यूज्ड फॉर डिलेड रिलीज। तो ऑप्शन जो करेक्ट है हमारा वो है बोथ आर ट्रू, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, यूट्राजिड ई जो होता है नाइट्रोजन उसके अंदर होता है, इसलिए क्या करता है, स्टमक के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, कैटायनिक पॉलीमर होता है, और इट इज ओनली मटेरियल फ्रीली सॉल्युबल इन गैस्ट्रिक फ्लूइड अप टू पीएच 5, ठीक है, और ये नॉन एंटेरिक मटेरियल होता है, याद रखिएगा। यूट्राजिड ई से आप याद रखिएगा नॉन एंटेरिक है, ठीक है, और जो हमारे एल और एस होते हैं वो हमारे एंटेरिक कोटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। बाकी आपको पता होगा एंटेरिक कोटिंग के अंदर जितने भी थैलेट वाले मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम एंटेरिक कोटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और जो यूट्राजिड आर एल और आर एस हैं वो पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं, और डिलेड रिलीज के लिए उनको यूज किया जाता है, और नॉन आयनिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेलाकोटा इज एन एग्जांपल ऑफ, एसेलाकोटा जो है वो कौन से उसका एग्जांपल है, परफोरेटेड कोटिंग पेन का है, फ्लूइडाइज्ड बेड का है, स्टैंडर्डाइजिंग कोटिंग पेन का है, स्टैंडर्ड कोटिंग पेन का है, या फिर स्प्रे एप्लीकेशन सिस्टम का है, किसका एग्जांपल है ये बताइए। जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं नाइपर या फिर जीपैट में, ठीक है, तो ये सब वही क्वेश्चंस हैं, मैंने ईयर वाइज के हिसाब से उसको अरेंज नहीं किया है। एसएलआर कोटा जो है वो एग्जांपल है परफोरेटेड कोटिंग पेन का, परफोरेटेड कोटिंग पेन का। देखिए परफोरेटेड कोटिंग पेन के अंदर ये 4 एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर नाइपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, नाइपर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। परफोरेटेड पेन कोटिंग के अंदर क्या हो गया, एसएलआर कोटा हो गया, हाई कोटर हो गया, ड्राई कोटर हो गया, ग्लैड कोटर हो गया। ये स्लाइड वही तभी की है जब मैं कोटिंग को, टैबलेट कोटिंग को पढ़ा रहा था मैं, तभी की स्लाइड का एक मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिगार्डिंग द वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से ये बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला क्या स्टेटमेंट है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट रिलीज द थेरेपेटिक एजेंट विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ एकदम सही है स्टेटमेंट ये वाला। एफरवेसेंट टैबलेट्स आर यूज्ड टू एनहांस द डिसोल्यूशन रेट एंड हेंस एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती हैं वो एनहांस करती हैं डिसोल्यूशन रेट को, और एब्जॉर्प्शन, अगर डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन रेट भी उनका बढ़ता चला जाएगा, जैसे दैट मींस ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है, शुगर कोटेड टैबलेट्स आर एम्प्लॉयड टू रिड्यूस ड्रग डिग्रेडेशन विद इन द स्टमक, शुगर कोटेड टैबलेट्स को क्या हम ड्रग डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। शुगर कोटिंग को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और ऑडियोर को मास्क करने के लिए, टेस्ट एंड ऑडियोर को मास्क करने के लिए, हम कभी भी उसको कोई उसका थेरेपेटिक या फिर कुछ भी वैसा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो शुगर कोटेड टैबलेट जो होती हैं वो कभी भी डिग्रेडेशन को रिड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फिल्म कोटेड टैबलेट्स मे बी यूज्ड टू टारगेट ड्रग रिलीज टू द कोलन, हाँ सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है ए बी डी वो सही है, लेकिन हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग एक्सिपेंट्स आर एम्प्लॉयड इन टैबलेट्स, चूज द रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, चलिए चूज कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखिएगा हमेशा, ये जो स्टेटमेंट यहाँ तो मैंने बोल्ड करके लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको बोल्ड करके नहीं मिलेगा वो चीज, तो इस वाले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे
कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें कि रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। क्लियर है? ओके, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, लैक्टोज जो है, लैक्टोज जो है वो एज डाइल्यूएंट यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है कि लैक्टोज जो है वो एज डाइल्यूएंट यूज होता है। सुक्रोज जो है वो एज ए बाइंडर यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एज एन एंटेरिक कोटिंग, नहीं नहीं नहीं। एचपीएमसी जो है, एचपीएमसी एज ए फिल्म फॉर्मर यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एचपीएमसी थैलेट की, अगर मैं बात करूं एचपीएमसी थैलेट की अगर मैं बात करूंगा, तो ये एंटेरिक कोटिंग मटेरियल यूज होता है। एचपीएमसी प्लेन जो होता है वो नहीं यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, हाँ सही बात है, ये यूज होता है। जितने भी थैलेट रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे वही एंटेरिक कोटिंग में यूज होते हैं, एंटेरिक कोटिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैप्सूल से है, ये से पूछ रहा है कि वॉल्यूम पूछ रहा है मिनिम्स के अंदर। ठीक है, कि जो राउंड शेप के कैप्सूल्स होते हैं उसका कितना वॉल्यूम होता है, जो ओवल शेप के होते हैं उसका कितना वॉल्यूम होता है, ओब्लॉन्ग के उसका कितना वॉल्यूम होता है। इनको मैच करना है आपस में, इनको मैच करना है आपस में। ठीक है, तो यहां पर जो राउंड शेप है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 9 मिनिम्स, ओवल शेप का होता है 16 मिनिम्स, और ओब्लॉन्ग शेप का होता है 20 मिनिट्स। ठीक है, तो ये जब मैं पढ़ा रहा था इस यूनिट को तो मैंने वहां पर एक इमेज दी थी जिसको याद रखने के लिए बोला गया था सबको, स्टूडेंट्स को। इस तरीके से जो राउंड शेप है वो 9 मिनिट्स, ओवल शेप जो है वो 16 मिनिट्स होता है, और ओब्लॉन्ग शेप जो होता है उसका 20 मिनिट्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है और नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैबलेट से। क्या है पूछ रहा है, स्टार्च यूज एज डिसइंटीग्रेंट इन द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ द टैबलेट वेट। इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन में टैबलेट वेट के यूज किया जा सकता है स्टार्च को एज अ डिसइंटीग्रेंट? चलिए बताइए। वेरी गुड आकाश। 5 से 20, ये जो हमारा लैकमेन है उसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन भी बनता है। लैकमेन में लिखा हुआ है कि 5 से 20% कंसंट्रेशन ऑफ टैबलेट में, मतलब कि जितना मान लीजिए हमारा 100 ग्राम की टैबलेट है, मैं लेट अस सपोज 100 ग्राम की टैबलेट है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, तो 5 से 20% जो वेट होगा जब हम स्टार्च यूज करेंगे इस 100 ग्राम का, उतना हम एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज करेंगे स्टार्च का। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो याद रखिएगा 5 से 20% डिसइंटीग्रेंट यूज होता है स्टार्च टैबलेट के वेट का। ओके, पुल डाउन कैम इज यूज टू, पुल डाउन कैम जो होता है कैमट्रेक्स का एक पार्ट होता है पुल डाउन कैम, वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है ये बताना है इसमें से। परफेक्ट। ओके, पुल डाउन कैम जो होता है उसको हम फिल कैम भी बोलते हैं, इसको हम फिल कैम भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये लोअर पंच को गाइड करता है। ठीक है, लोअर पंच को गाइड करता है ताकि जो हमारा डाई होती है वो एक्सेस में जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं या फिर जो पाउडर है वो फिल हो सके उसके अंदर, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं इसको। पुल डाउन कैम इज यूज टू गाइड द लोअर पंच मूवमेंट। और हमको पता है कि जो हमारे कैम ट्रैक्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैम ट्रैक्स से भी, कैम ट्रैक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं हमारे पंचेस को, गाइड करते हैं पंचेस को, कैम ट्रैक्स हमारे यूज होते हैं। Engraving of sharp letters on tablets results in, engraving of sharp letters on tablets results in, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सबको देना चाहिए। एनग्रेविंग होता है, एम्बोजिंग होता है, जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी टैबलेट के ऊपर उसका ब्रांड का लोगो लगाते हैं या फिर किसी ब्रांड का नाम लिखते हैं। कई बार हम लोग टैबलेट का उसका वेट लिख लेते हैं या फिर एपीआई की हमारे यहाँ पर कितना अमाउंट है वो लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम एनग्रेविंग या फिर एम्बोजिंग। ठीक है, ओके, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं,
ओके, एनग्रेविंग मतलब होता है किसी भी टैबलेट के ऊपर, आपने देखा होगा टैबलेट के ऊपर ना नाम लिखे रहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए सिप्ला का है तो सिप्ला लिखा हुआ है वहां पे, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कुछ अपना लोगो बना देते हैं उस टैबलेट के ऊपर, उसको बोलते हैं एनग्रेविंग, एम्बोजिंग। तो उसको से क्या होता है कि जब क्या होता है डाई के ऊपर, तो आपने क्या किया, डाई के ऊपर क्या किया होगा, वहां पर एक होल बन गया होगा, सिप्ला करके आपने लिख दिया होगा, तो जो डाई टैबलेट के ऊपर पंच करेगी, तो हमारा जो पंच आएगा वो सॉरी डाई बोल रहा हूँ, जो पंच होगा वो जब आएगा टैबलेट के ऊपर, तो उससे पिकिंग और स्टिकिंग के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, शार्प लेटर्स होने की वजह से उसमें वो जो धस सकती है, जो टैबलेट्स का जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो धस सकते हैं उसके अंदर, इसलिए वो उसमें क्या होता है कि एनग्रेविंग जो होती है शार्प लेटर्स की वजह से उसके पिकिंग और स्टिकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। shellac यूज इन फिल्म कोटिंग रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग इफेक्ट। shellac जो हम यूज करते हैं और जब हम लोग फिल्म कोटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, shellac का पर्पस क्या होता है यूज करने का, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, ठीक है, तो जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है जिसके हम उसको आजकल क्या होता है कि यूज नहीं करते हैं shellac को, रीजन क्या है उसका बताइए, क्या वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, डिसोल्यूशन को इंक्रीज करता है, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन को दोनों को इंक्रीज करता है, या फिर डिक्रीज करता है डिसोल्यूशन को टाइम के साथ। ओके वेरी गुड सिमरन, सिमरन का आंसर एकदम सही है। देखिए होता क्या है, स्लैक जो है वो एक पॉलीमर है, स्लैक है एक पॉलीमर। अभी होता क्या है, पॉलीमर टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, उस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपका डिसोल्यूशन है और डिसइंटीग्रेशन जो है, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसको अब यूज नहीं करते, ठीक है, टाइम के साथ साथ, तो इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इंक्रीज डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन विद एजिंग। ओके, श्रिंकिंग एंड पुल अवे ऑफ टैबलेट्स एजेस ड्यूरिंग ड्राइंग कॉज, क्या कॉज करता है, श्रिंकिंग एंड पुल अवे ऑफ टैबलेट्स एजेस ड्यूरिंग ड्राइंग कॉजेस रफनेस, पिकिंग, ब्रीजिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। पिकिंग तो हम लोगों ने अभी देखा था क्या होता है, पिकिंग तो हो ही नहीं सकता है। ओके, तीन लोगों ने आंसर दिया, तीन लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। रफनेस जो है टैबलेट डिफेक्ट है, ठीक है, ये फिल्म डिफेक्ट नहीं हो सकता। पिकिंग जो है टैबलेट डिफेक्ट है। ब्रीजिंग में क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, आपकी जो फिल्म होती है, ठीक है, वो फिल्म श्रिंक कर जाती है ओवर ड्राइंग की वजह से, ओवर ड्राइंग से फिल्म जो है वो सुकड़ जाती है, सुकड़ के कुछ इस तरीके से एजेस को छोड़ देती है, तो वहां पर क्या होता है ब्रीजिंग जैसा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रीजिंग। ऑरेंज पील इफेक्ट जो होता है, ऑरेंज पील नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज पील इफेक्ट, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। ये सेंटेंस तो आपको रटा रहना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज ऑरेंज पील इफेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज मॉडलिंग होता है, ऑरेंज पील इफेक्ट में मॉडलिंग होता है, ठीक है, मॉडलिंग। Okay. HEPA filters are 99.97% efficient in removing particles of size range of, कौन से साइज की रेंज के HEPA फिल्टर्स जो होता है वो पार्टिकल्स को रिमूव कर पाता है, 0.03 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, व्हिच वन इज करेक्ट। वेरी गुड बी साइन, परफेक्ट, एक नंबर, ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए इसके बारे में देख लीजिए कुछ HEPA फिल्टर के बारे में, परफेक्ट सिंमी, बहुत बढ़िया, किसी एक ने गलत दिया है बस आंसर, बाकी तीन ने ठीक दिया है। ओके, देखिए HEPA फिल्टर्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं 0.3 माइक्रोन, उससे बड़े पार्टिकल्स को, उनकी एफिशिएंसी होती है 99.97%, ठीक है। HEPA इज द ओनली मींस फॉर अचीविंग क्लास 100 क्लीन रूम। देखिए क्लास 100 क्लीन रूम क्या है, the particle count in the air not more than 100 per cubic foot of 0.5 माइक्रोन लार्जर साइज, उसी को हम स्टेराइल और असेप्टिक एरिया भी बोलते हैं। ओके, देन इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एयर वेलोसिटी से ऊपर, तो इसको भी याद रखिएगा, एयर वेलोसिटी जो होती है 100 प्लस 20 फीट पर मिनट, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं HEPA फिल्टर्स की, बबल पॉइंट टेस्ट से करते हैं और डोप टेस्ट से करते हैं, जिसका है डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, याद रखिएगा ये सारी चीजें ना।
बेंजलकोनियम क्लोराइड क्या है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, थिकनिंग एजेंट है, सोल्युबलाइजिंग एजेंट है, विस्कोसिटी मॉडिफायर है। ओके चलिए, बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, ठीक है। एज ए प्रिजर्वेटिव बेंजलकोनियम क्लोराइड को यूज किया जाता है, खासकर कंडीशनर वगैरह जो बनाते हैं उसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कैटायनिक सरफेक्टेंट होता है वो। विच इज नोन एज हार्ट ऑफ द एरोसोल? लड्डू क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम। एकदम लड्डू क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। प्रोपेलेंट जो होता है, प्रोपेलेंट जो होता है वो, प्रोपेलेंट को हम हार्ट ऑफ द एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। प्रोपेलेंट इज हार्ट ऑफ द एरोसोल। चिक-मार्टिन टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ coumarins, heparin, disinfectants and blood clotting। बताइए। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया सिम्मी। चलिए देखिए क्या होता है, चिक-मार्टिन टेस्ट जो है आप लोगों ने ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन जो हमारा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज में पढ़ा हुआ, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रिडल वॉकर टेस्ट। मॉडिफाइड रिडल वॉकर टेस्ट। और रिडल वॉकर टेस्ट जो है वो क्या है? फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट, उसी का नाम है फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। क्या होता है रिडल वॉकर टेस्ट के अंदर? हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वाटर यूज करते हैं, और उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं फिनोल के कंपैरिजन में। किसी जो भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसइंफेक्टेंट होने का क्लेम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं? फिनोल से कंपेयर करते हैं, इसलिए उसको फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट भी बोलते हैं, रिडल वॉकर टेस्ट को। लेकिन रिडल वॉकर टेस्ट की क्या कमी थी कि उसको जो जो चीजें वाटर में सॉल्युबल हो सकती थी उन्हीं को चेक कर सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको मॉडिफाई किया गया और उसको बोला गया चिक-मार्टिन टेस्ट, इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ which material is used for the construction of dip tube for pharmaceutical aerosols? Aluminium, borosilicate glass, bakelite plastic और polyethylene? बताइए। एक नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, सबको पता है इसका आंसर। मतलब पॉलीएथिलीन जो है वो यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिप ट्यूब फॉर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स। देखिए फ्लैश पॉइंट का क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग बताया था आपको, उसका क्वेश्चन आ गया। फ्लैश पॉइंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ पिक्नोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफी, टैग ओपन कप एपरेटस या फिर मैक्सवेल एलिमेंट? बताइए, तुरंत आंसर आना चाहिए इसका भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी किसी एक ने गलत आंसर दे दिया, हो सकता है गलती से दिया हो। याद रखिएगा गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो मॉइस्चर कंटेंट एरोसोल्स का डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा मॉइस्चर कंटेंट को, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक कार्ल फिशर, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कार्ल फिशर और गैस क्रोमेटोग्राफी, ये दो मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टैग ओपन कप एपरेटस। टैग ओपन कप एपरेटस में क्या होता है कि जो हमारा एरोसोल का जो कंटेंट होता है, एरोसोल के कंटेंट को हम लोग पहले ठंडा करते हैं, ठीक है। -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं उसको। फिर उसको क्या करते हैं, एक एपरेटस होता है जिसको हम टैग ओपन कप बोलते हैं, ऊपर से खुला हुआ है ये, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, इसके अंदर से एरोसोल को ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे, और नीचे से हीट देते हैं,
नीचे से हीट देंगे इसको। अब हीट देंगे तो क्या होगा, वेपर्स जो होंगी वो ऊपर जाएंगी एरोसोल की, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पर, यहाँ पर ऊपर क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ पर फ्लेम रखते हैं ऊपर, यहाँ पर फ्लेम, और जिस टेम्परेचर पर जिस पॉइंट पर ये जो वेपर्स होती हैं वो इग्नाइट हो जाए, उसको उसका फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फिर से समझा देता हूं मैं। पहले क्या करेंगे, एरोसोल का जो कंटेंट होगा उसको ठंडा करेंगे अप टू -25 डिग्री सेल्सियस। फिर उस कंटेंट को इस एपरेटस के अंदर ट्रांसफर करेंगे और नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर उसमें जहां वेपर्स जा रहे हैं वहां पर फ्लेम लगा के रखेंगे, और जिस टेम्परेचर पर वो जो वेपर्स जा रही हैं ऊपर वो इग्नाइट हो जाती है, उसको उसका फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और इस मेथड को बोलते हैं टैग ओपन कप एपरेटस टेस्ट, ठीक है, फ्लैश पॉइंट टेस्ट या टैग ओपन कप एपरेटस टेस्ट। नाउ एक और लड्डू क्वेश्चन आप लोग के लिए, बताइए, if the sterilization of ciprofloxacin infusion is achieved by autoclaving, which of the statement is correct according to the IP? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द IP? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था। हमको पता है कि जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 15 psi प्रेशर होता है, और 15 मिनट के लिए हम लोग उसको करते हैं। ये चीज हमने स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राई हीट क्या होता है, वेट हीट क्या होता है, वेट स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। क्या है, इट शुड बी स्टरलाइज एट 121 डिग्री सेल्सियस टू 124 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ओके। हाँ, अगर ये होता है कि आप अगर इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ा देते हैं हम लोग, अलग अलग चीजें, बट हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर, और 15 मिनट्स के लिए हम उसको परफॉर्म करते हैं ऑटोक्लेविंग को। व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी ऑफ लैमिनार एयर फ्लो? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था पीछे, ठीक है, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट, 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसकी एयर वेलोसिटी होनी चाहिए उतनी, हैपा की, हैपा की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिनोल कोफिशिएंट। फिनोल कोफिशिएंट वही रिडल वॉकर टेस्ट जो है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए। क्या फिनोल कोफिशिएंट में बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी देखते हैं? क्या वो डिटरमाइन करने में यूज होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑर्गेनिक मैटर? ये एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल फिगर विद रिस्पेक्ट टू द फिनोल स्टैंडर्ड? अभी हमने पूरी बात करी, एक एक चीज के बारे में बात करी हमने इसमें, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बी साई, सिमरन, श्रीवंती, आई होप मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया हो, श्रवंती। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। डिटरमाइन करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑर्गेनिक मैटर, हाँ सही बात है। एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल फिगर विद रिस्पेक्ट टू फिनोल स्टैंडर्ड, हाँ तभी तो इसको फिनोल कोफिशिएंट बोलते हैं। डेल्वोकर टेस्ट को फिनल कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग। आइए, ओके, एक और क्वेश्चन, ये भी HEPA फिल्टर से ही। बबल पॉइंट टेस्ट इज डन फॉर टेस्टिंग द फिल्टर्स, हाँ हमने अभी देखा था इसके बारे में। Aseptic processing is technically not a sterilization process. The germicidal light produced by mercury vapor lamp is emitted at 253.7 micron as per GMP requirement. The filters for sterile HEPA filters, बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सही है, कौन सा गलत है?
देखिए बबल पॉइंट टेस्ट जो होता है वो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। मैंने आपको दो टेस्ट बताए थे, एक आपको बताया था मैंने बबल पॉइंट टेस्ट और दूसरा बताया था मैंने आपको डोप टेस्ट। ये दो टेस्ट बताए थे मैंने, ठीक है। डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट बताया था हीटर्स के लिए, एक बताया था मैंने आपको बबल पॉइंट टेस्ट। पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि aseptic process is technically not a sterilization process। हाँ सही बात है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं aseptically, ठीक है, तो वो जरूरी थोड़ी कि उसका स्टेलाइजेशन में कर दूंगा। वो तो जो मेरे सामान आसपास होगा, जो एरिया होगा, वो वहां पे aseptic वहां पे प्रोड्यूस करेगा उस चीज के लिए। क्या पूछ रहे हैं? कॉनी स्नैप इज अ कमर्शियल नेम ऑफ। ओके, ये मेरे को तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता है किस बारे में बात कर रहे हैं आप। मैं देख के आपको बता सकता हूँ। पॉनी स्नैप के बारे में मेरे को नहीं पता है अभी, इस कमर्शियल नेम ऑफ। देन क्या है, जर्मिसिडल लाइट जो होती है प्रोड्यूस होती है मरकरी लैंप के द्वारा, जो कि एमिट करती है 253.7 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। देन हैपा फिल्टर जो होती है रिक्वायरमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ऑल आर द करेक्ट, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 3 ग्लास आर रेस्पेक्टिवली। बोरोसिलिकेट एंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या फिर बोरोसिलिकेटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास एंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोरोसिलिकेट एंड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके कंटेनर्स के बारे में जितनी भी चीजें हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मुझे पेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, क्वेश्चन बनता ही बनता है वहां से, क्लियर ना। एक और क्वेश्चन, ये भी एकदम लड्डू क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द लैब फ्राइबिलिटी टेस्टर नोन एज रोसे फाइब्रिलेटर, इट रिवॉल्व्स एट हाउ मच आरपीएम एंड ड्रॉपिंग ऑफ द टेबलेट एट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को, तुरंत आ जाएगा इसका आंसर तो आप लोगों की तरफ से। अभी भी गलत दे रहे हैं लोग इसका आंसर। देखो, आप लोगों ने रोसे फाइब्रिलेटर देखा भी होगा अपने अपने कॉलेजेस के अंदर, इस तरीके का एक वो होता है, ठीक है, और उसमें एक इस तरीके से लगा हुआ होता है ग्रुप जैसा। ये क्या करता है, ये 25 आरपीएम पे घुमाते हैं हम इसको, 4 राउंड घुमाते हैं, मतलब टोटल रिवॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं 100, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो ड्रॉप जो होते हैं, यहाँ पर एक ग्रूव लगा हुआ होता है, वहां से जो हमारी टैबलेट्स होती है वो गिरती है, इसकी डिस्टेंस होती है 6 इंच, 6 इंच की डिस्टेंस होती है जहां से वो गिरती है। इस तरीके से ड्रॉपिंग टेस्ट जो करते हैं उस तरीके से वहां पर, ताकि हमको ये चेक कर सकें कि ट्रेवलिटी कितनी है टैबलेट्स की, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो हमको हेल्प करती है, ठीक है। तो 25 आरपीएम होता है, 6 इंच से वो गिरता है। नाउ which of the following diluent is suitable for moisture sensitive drugs, इनमें से कौन सा diluent है मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए सुटेबल। देखिए, लैक्टोज के अंदर वाटर होता है, स्टार्च के अंदर वाटर होता है, सोर्बिटॉल के अंदर वाटर होता है, लेकिन डाई कैल्शियम डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उसके अंदर इनबाउंड वाटर नहीं होता है। उसके अलावा ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, वो जो इनबाउंड वाटर जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ही रिलीज होगा। दैट मींस मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स जो होती हैं वो डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट के साथ एक स्पेशल टाइप की जो ड्रग होती है उसको यूज नहीं कर सकते। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी ड्रग है वो जो उसके साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं? ये भी लैकमेन में लिखा हुआ है क्लियरली वहां पे। जब आप पढ़ेंगे डाइल्यूएंट्स की डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट के साथ एक इंटरेक्शन दिखाया हुआ है एक ड्रग का।
ठीक है, तो आप लोगों ने वैसे तो फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती है, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती है उसके साथ क्या होता है, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बनाती है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन के साथ कभी मिल्क भी नहीं ले सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ कभी भी हम लोग क्या करते हैं, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट को यूज नहीं करते। Newtab is 95% sucrose plus 4% invert sugar, 93% sucrose plus 7% invert sugar, 97% sucrose plus 3% invert sugar। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? चलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, शुगर टैब जो होता है वो 90 से 93% सुक्रोज होता है उसके अंदर, और 7 से 10% इन्वर्ट शुगर होता है। डाइपैक के अंदर 97% जो होता है सुक्रोज होता है, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन होता है। देन न्यूटैब जो है वो 95% सुक्रोज उसके अंदर होता है, 4% इन्वर्ट शुगर होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्न स्टार्च का और मैग्नीशियम स्टीरेट। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्या है उसके अंदर? 95% सुक्रोज और 4% इन्वर्ट शुगर उसके अंदर। नाउ एबिसेल इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, मॉडिफाइड स्टार्च, क्रॉस लिंक्ड स्टार्च, बेंटोनाइट, कौन सा है इनमें से बताइए? ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी भी इसका आंसर कोई गलत दे रहा है, बाप रे बाप, तैयारी कीजिए जी अच्छे से। ओके, एबिसेल इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ठीक है, इसके दो ग्रेड प्रेजेंट होते हैं, पीएच 101, पीएच 102, दो ग्रेड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है पाउडर और एक होता है ग्रेन्यूल्स। एबिसेल इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ब्रांड नेम होता है। Now, next question is the crown thickness of individual tablet may be measured by, क्राउन की जो थिकनेस होती है वो इंडिविजुअल टैबलेट की कैसे मेजर कर सकते हैं, और टैबलेट थिकनेस जो है शुड बी कंट्रोल्ड विद इन, तो उसका कंट्रोल क्या होता है वो भी बताना है आप लोगों को। कंट्रोल मतलब कि वो कितनी रेंज तक उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, प्लस माइनस में कितने में होगी, वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, रेंज क्या है उसकी, प्लस उसको किस से हम, किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके चलिए, सिर्फ मुझे लगता है आकाश ने सिर्फ आंसर जो है वो सही दिया एकदम। माइक्रोमीटर जो है वो यूज किया जाता है उसकी टैबलेट की थिकनेस को मेजर करने के लिए, और ठीक है, और ये विद इन प्लस माइनस 5% के रेंज के अंदर इसको होना चाहिए। क्राउन की थिकनेस को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग। ओके, तो ग्लाइडेंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी के ग्रेन्यूल्स को, ये सर्शन दिया उन्होंने, रीजन दिया, तो ग्लाइडेंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ओके, बताइए। वेरी गुड सिमी, सिमरन। ध्यान से पढ़िएगा इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। अब देखिएगा आप कहाँ गलती की है। देखो, ग्लाइडेंट इंक्रीज करता है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स की, हाँ सही बात है, लेकिन ग्लाइडेंट जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता है फ्रिक्शन को, डिक्रीज करता है फ्रिक्शन को, इसीलिए उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है। समझ रहे हैं, ग्लाइडेंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, नहीं डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ध्यान से पढ़ना है बस, इसको भी आपको जवाब देना है इसका। ठीक है, इस बार मैं टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 45 सेकेंड का मैं इसमें रख देता हूँ।
ओके, क्रिएट पोल, आराम से ध्यान से पढ़ के उसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ गलती है इसमें क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, 4 लोगों ने 4 अलग अलग ऑप्शन चूज किए। ओके चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन क्या गलती है इस क्वेश्चन में। देखिए, lubricants are intended to reduce sticking of any of the tablet granules to the faces of the punches or to the dry wall। लेकिन lubricants का मतलब क्या होता है, lubricant क्या करते हैं, वो जो हमारी डाई बॉल जो होती है उससे टैबलेट्स को निकालने में, इंजेक्शन करने में हेल्प करते हैं। और एंटी एडहेरेंट का काम होता है टैबलेट की जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फेसिस पे, पंचेस पे या डाई बॉल पे ना चिपके, वो एंटी एडहेरेंट का काम होता है। मतलब कि अगर मैं एंटी एडहेरेंट को यहाँ लिख दूं और लुब्रिकेंट को यहाँ लिख दूं तो ये चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिसइंटीग्रेंट का काम तो यही होता है, ड्रॉइंग द वाटर इनटू टैबलेट, सॉलिंग एंड कॉजिंग टैबलेट बस्ट अपार्ट। ये डिसइंटीग्रेंट का टाइम ये काम है, ये परफेक्ट है एकदम, हाँ वो ऐसे काम करेगा। डाइल्यूएंट का काम फ्लेट्स का होता है, ये नाम पढ़ते आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाँ ये भी करेक्ट है। लेकिन हाँ एंटी एडहेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं स्टिकिंग ऑफ एनी टैबलेट, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको फेसिस पे, पंचेस के या फिर डाई बॉल के। और जो लुब्रिकेंट होते हैं वो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं बिटवीन द टैबलेट्स एंड डाई बॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि क्यू और आर तो सही है लेकिन पी और एस जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ होगा। आकाश मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कौन इस के बारे में, बट आपने ऑप्शन दिया तो बता सकता हूँ आपको, इसमें जो बी ऑप्शन जो कैप्सूल सेल डिजाइन शायद, क्योंकि उसी में हमने इसको देखा है, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कैप्सूल सेल डिजाइन। ठीक है, बाकी परफेक्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक रिवीजन क्लास थी जिसमें एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के। आई होप इससे कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, अभी जैसे कि डेट नहीं आई है जीपैट की, तो नर्वस नहीं होना है और फ्रीक आउट भी नहीं होना है। एक तरीके से मतलब कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अच्छी चीज है कि आपको टाइम मिला है और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छी चीज ये होगी कि जैसे ही आपका जीपैट होगा उसके कुछ दिन बाद ही आपको नाइपर देने मिल जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब नाइपर होता था और जीपैट होता था उसमें 6 महीने का गैप रहता था ऑलमोस्ट। तो बच्चे क्या करते थे, जीपैट की तैयारी तो अच्छे से कर लेते थे लेकिन नाइपर की तैयारी करते करते थक जाते थे, वो लोग बीच में तैयारी छोड़ देते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा कि नाइपर की तैयारी में आपको कम जो है आपको गैप होगा, तो आपको जो जीपैट के लिए आप पढ़ रहे हैं वो चीज आपको याद रहेगी नाइपर के लिए भी। ठीक है, एक तो ये प्लस पॉइंट है, तो डरना नहीं है उस चीज से कि डेट अगर आगे आएगी आराम से आ जाएगी, डेट कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप क्या करते रहिए, एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते रहिए। कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं काम ही आएंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए। आप लोग कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं किसी भी चीज में, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।